मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉपिक जिसका नाम है रिस्पायरेशन। इसका नाम है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन, इससे पहले हम जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, टू कैरी आउट ऑल द प्रोसेस, ऑल लाइफ प्रोसेस, सेल रिक्वायर एनर्जी। आप सबको पता है कि जो सेल होता है वो बहुत सारे प्रोसेस करता है और सेल जो भी काम करता है, चाहे वो लंग्स का सेल हो, चाहे वो हार्ट का सेल हो, चाहे बॉडी का कोई भी सेल हो, तो उसको काम करने के लिए तवानाई या एनर्जी की ज़रूरत होती है। द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज़ फूड और फोटो एसिमिलेट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ठीक है जी। अगर हम प्लांट की बात करें, एक जो पौधा है वो, उसके सेल किस तरह काम करते हैं, वो एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस चलता है। उसके प्रोसेस में जो भी चीज़ बनती है, क्या बनती है जी? ग्लूकोज बनती है। तो पौधे उस ग्लूकोज को, या पौधे के सेल या पौधा उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपने तमाम काम करते हैं। ठीक है जी। सेल ब्रेक फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज़ देयर केमिकल एनर्जी। और इसी तरह सेल अगर किसी भी पौधे का हो, किसी भी इंसान का हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी का भी सेल हो, वो केमिकल एनर्जी बनाने के लिए फूड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा जी? तोड़ेगा। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन हमारा टॉपिक है और इसकी डेफिनेशन क्या है, आपकी किताब में यही लिखी हुई है कि फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होना, ठीक है जी, और एनर्जी का रिलीज़ होना रिस्पायरेशन कहलाता है। आमतौर पर रिस्पायरेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जी फूड के मॉलिक्यूल, जो भी आपके फूड के मॉलिक्यूल्स होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। किस चीज़ में टूट जाएंगी? एनर्जी में टूट जाएंगे। तो इस अमल को हम कहते हैं रिस्पायरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। आमतौर पर आप सबको पता है जो रिस्पायरेशन होती है जो सेलों में होती है, आपको पता है रिस्पायरेशन सेल में होती है। तो ये जो रिस्पायरेशन होती है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी जो भी आपका फूड मॉलिक्यूल है वो आम तौर पर ग्लूकोज होता है, आम तौर पर ज़्यादातर ग्लूकोज होता है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एज अ रिज़ल्ट बनते हैं। ये जो आप देख रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटा सेल के अंदर और 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, 6 वाटर बनाए और ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दरअसल हमें ये चाहिए था, दिस इज़ द एनर्जी। ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं ये एनर्जाइज मॉलिक्यूल हैं, इनके पास एनर्जी होती है। तो रिस्पायरेशन का जो खाका है वो यही है कि रिस्पायरेशन में हो क्या रहा है। आम तौर पे रिस्पायरेशन जो होती है फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है।
फूड मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बना रहा है। ये जी नक्शा है रिस्पायरेशन का। लेकिन रिस्पायरेशन जो है जी वो विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है, यानी जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो विदाउट ऑक्सीजन भी टूट सकते हैं और तवानाई बना सकते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हमने यहाँ तक यही पढ़ा है कि रिस्पायरेशन क्या होता है जी। रिस्पायरेशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आमतौर पे फूड मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। तो आम तौर पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और वो क्या बनाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी बनाता है। दिस इज़ कॉल्ड रिस्पायरेशन। अब इस टॉपिक में कुछ जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि आम तौर पे ये समझा जाता है कि ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन जो अमल हैं वो एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ब्रीदिंग का प्रोसेस अलग एक प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। ये एक दूसरे से जुड़े ज़रूर हैं। सांस लेना और अमल तनफ़ुस यानी ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन ये बिल्कुल अलग प्रोसेस हैं। ये एक दूसरे से जुड़े ज़रूर हैं कि आप इसकी डेफिनेशन इस तरह कह सकते हो। इसमें फ़र्क क्या है? रिस्पायरेशन जी इज़ द केमिकल रिएक्शन होता है टेक प्लेस इन सेल टू रिलीज़ एनर्जी फ्रॉम फूड, वाइल ब्रीदिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो आपको पता है जो रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपका फूड मॉलिक्यूल यानी स्पेशली जो ग्लूकोज है, आमतौर पे ग्लूकोज वो टूटता है और उससे तवानाई बनती है। लेकिन ब्रीदिंग में क्या होता है, और रिस्पायरेशन आमतौर के सेलों में होता है। और ब्रीदिंग हम कहते हैं जस्ट उस प्रोसेस को जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने बॉडी में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ब्रीदिंग कहते हैं। एज वी नो, अच्छा अब ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है जी आपका फ़र्क कुछ रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। अच्छा जी, एक और टर्म भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है जी, तो यहाँ पे तीन प्रोसेस जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। तो हम बात करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ गैस एक्सचेंज। तो गैस एक्सचेंज जो होता है ये भी एक प्रोसेस है जो कि ये भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस की बात हो गई। नंबर वन इज़ दी गैस एक्सचेंज, नंबर सेकंड वन इज़ दी ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ये तीनों अलग अलग हैं। अब गैस एक्सचेंज क्या होता है जी? गैसेस एक्सचेंजेस का मतलब होता है जब आपका लंग्स में आप जाते हैं, लंग्स के अल्वेलाई में जब क्या होता है जी, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आता है और ऑक्सीजन वहाँ से अंदर जाती है ब्लड के अंदर। तो हम इस साइट पे जिसमें अल्वेलाई कह सकते हैं, अल्वेलाई ऑफ द लंग्स जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। तो जी ये गैसेस एक्सचेंज जो है जस्ट वो साइट होता है, वो जगह होती है। तो गैसेस एक्सचेंज भी दो जगह पे हो सकते हैं। नंबर वन एक एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज हो सकता है, एक इंटरनल गैस एक्सचेंज, यानी एक सेल्स के सरफेस से, यानी सेल जो है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को लेता है, तो एक ये साइट हो गया। और लंग्स जो हमारे हैं वहाँ पे अल्वेलाई जो है एक साइट होगी जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो सकते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ लिंक ज़रूर हैं बट टोटली डिफरेंट है। तो अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की जी। रिस्पायरेशन में दरअसल में आप पहले पढ़ चुके हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है जी। रिस्पायरेशन में फूड मॉलिक्यूल टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और तवानाई बनती है। ये दो किस्म के हैं। ठीक है जी, ये दो किस्म के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। नंबर वन एन एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको फर्मेंटेशन का नाम भी कहते हैं, नंबर वन। और नंबर टू जो है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले हम आज इस जो हमारा टॉपिक है हम इसी पे बात करेंगे।
हम बात करेंगे जी एनएरोबिक रिस्पायरेशन की। द प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ, अच्छा जी, एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है एक रिस्पायरेशन का ऐसा किस्म है जिसमें जी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस चलता है। हम ये कह सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन, तो ऐसा एक रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं ज़रूरत पड़ती, ऑक्सीजन के बग़ैर चलता है, उसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसी को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो देयर आर अ स्पेशल कंडीशन वेयर ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल, सो द ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट देमसेल्फ टू ब्रेक डाउन देयर फूड विदाउट ऑक्सीजन, which is called anaerobic respiration or fermentation. It takes place in some bacteria, fungi, endoparasites and sometime in animal. ठीक है जी। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे चलता है जी, ये किन किन ऑर्गेनिज़म में चल सकता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ भी हैं जो ऑक्सीजन के बग़ैर रह सकते हैं, तो ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन उन बैक्टीरिया में चलेगा। कुछ फंगस हैं, फंजाई हैं, उनमें भी ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन चलेगा। लेकिन आम तौर पे कभी कभी ये एनिमल में यानी ह्यूमन के अंदर भी ये एनाएरोबिक रिस्पायरेशन चल सकता है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का दूसरा नाम जो है हम इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है जी। तो अब होता ये है, आप एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना कि अगर हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ऊपर आ जाएं, अगर हम उसकी प्रोसेस पे बात करें तो इसमें आम तौर पे सिंपली दो प्रोसेस होते हैं ना। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जी वो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है जी, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट बनता है और पायरोवेट फिर क्या हो जाता है जी, दो में, या तो वो पायरोवेट है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है जी, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, ये मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा साथ। लेकिन इससे पहले जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन है उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है दो के अंदर। एक है जी अल्कोहल फर्मेंटेशन और दूसरे का नाम है जी एसिडिक फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम ज़रा अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करते हैं। तो जी द बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो एरोबिकली रिस्पायर जो है करते हैं, लेकिन दीज ऑर्गेनिज्म आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, दे स्टॉप रिस्पायरेशन एरोबिकली एंड स्टार्ट रिस्पायरेशन एनारोबिकली इंस्टेड। ड्यूरिंग दिस एनारोबिक रिस्पायरेशन दे प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कुछ बैक्टीरिया और फंजाई, और साथ साथ अगर मैं ह्यूमन की बात भी करूं तो जी ये आम तौर पर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन का अमल करते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो हैवी काम करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं या थक जाते हैं, जैसे आम तौर पे जब उनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लेकिन ऑक्सीजन उनको नहीं मिलता, उतनी मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन को स्टॉप करके एनाएरोबिक रिस्पायरेशन क्या करेंगे जी, स्टार्ट कर देंगे। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन आपको बखूबी पता है कि उसमें ऑक्सीजन, ये ऐसा एक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के विदाउट होता है। और फिर इस सिचुएशन में बैक्टीरिया, फंजाई और ह्यूमन की अगर मैं बात करूं आम तौर पे, तो ये जी सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे जी, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, यानी ग्लाइकोलाइसिस का अमल करेंगे जो कि सेल के साइटोसोल में होता है, और उसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर देंगे जी इथानॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और प्लस में सम एनर्जी बनेगी। तो एक आप ये सोच रहे होंगे कि एनाएरोबिक रिस्पायरेशन दो टाइप के कैसे हुए। ये दरअसल कुछ ऑर्गेनिज़म जो होते हैं ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं ये एसिडिक फर्मेंटेशन करते हैं। यानी
ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है ये कुछ जानदारों में अल्कोहल बनाते हैं और कुछ जानदार जी लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो इसी वजह से एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है उसको दो में तकसीम किया गया है। पहला जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम यू कैन से ह्यूमन भी क्या करता है जी, ग्लूकोज को तोड़ के इथानॉल बनाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर तवानाई बनाता है। तो इसी तरीके से अगर हम पढ़ें एसिडिक फर्मेंटेशन में, तो इन एनिमल व्हेन एरोबिक रिस्पायरेशन इज़ नॉट इनफ टू प्रोड्यूस रिक्वायर एनर्जी। अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम यहाँ पे एनिमल यानी ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन क्या करता है जी, जब ह्यूमन बहुत ज़्यादा यानी ये जो बॉडी बिल्डर की अगर हम बात करें, अगर बॉडी बिल्डर जो है वो ज़्यादा उनको तवानाई ज़रूरत होती है, तो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो एरोबिकली रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देंगे और ग्लूकोज को जी लैक्टिक एसिड में तोड़ देंगे। प्लस में क्या बनेगा जी, लैक्टिक एसिड के साथ आपका बन जाएगा तवानाई बन जाएगी। ठीक है जी। तो फिर से मैं यहाँ पे ज़रा रिपीट कर दूँ कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जी बैक्टीरियाज एंड फंगस के अंदर होता है, जहाँ पे वो ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ देते हैं, इथानॉल के अंदर, इथाइल अल्कोहल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और सब एटीपी में। लेकिन जो एसिडिक फर्मेंटेशन होता है इसमें जी आमतौर पे एनिमल जो हैं, जब उनको वो ऐसा कोई काम करते हैं जो उनकी तवानाई से ज़्यादा हो, यानी उनको बहुत ज़्यादा तवानाई बनाने की ज़रूरत होती है और उनको ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा होता, तब वो एनारोबिक रिस्पायरेशन करके क्या करेंगे जी, ग्लूकोज से क्या कर लेंगे, लैक्टिक एसिड बना देंगे और तवानाई भी बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको लेकर जाता हूँ जी, ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है दिस इज़ एनारोबिक प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये जी ग्लूकोज है। ठीक है जी। ग्लूकोज आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। यानी ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लूकोज है जी, ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूट गया, फिर जी चेंज हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये तो 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में, और ये चलता जाएगा और लास्ट में जी क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक ग्लूकोज का प्रोसेस जो है वो आखिर में क्या बन जाएगा जी, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बन जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, ये एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन दोनों में एक साथ होता है, एक जैसा होता है। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ये बहुत सिंपल है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में तब्दील हो जाएगा, लेकिन आपने पीछे स्ट्रक्चर में देखा कि ये बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स जो है वो टॉपिक है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि पहले जी इसमें दो जो हैं ग्लूकोज के जो एटीपी है, लाइक एटीपी इस्तेमाल हो जाएंगे और उसके बाद इस प्रोसेस में जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बनेगा तो 4 एटीपी टोटल बन जाएंगे। ठीक है जी, 4 एटीपी बने और 2 एटीपी कंज्यूम हो गए, तो पायरुविक एसिड बन गया। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं पायरुविक एसिड का। तो ये है जी आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज़ योर कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये आपका इथाइल भी आप इसको एसिटाइल कह सकते हैं, एसिटाइल भी इसको कह सकते हैं, बट यहाँ पे CH3 है, C डबल O बॉन्ड, और ये आपका पायरुविक एसिड है। अच्छा जी, अब इसमें पायरुवेट में थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन जो होगा, ये जो ऑक्सीजन ये देख रहे हैं आप, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जब हट जाएगा, यानी इस पायरुविक एसिड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो हम इसको पायरुवेट कहेंगे। ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे जी, पायरुवेट कहेंगे। तो ये आपने पायरुविक एसिड देखा। अब फिर से हम इस पाथवे पे आते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होगा जी, ग्लूकोज का टूट जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर। अब यहाँ से
जो आपका एनएरोबिक रिस्पायरेशन है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज़म के ऊपर। अगर ऑर्गेनिज़म आपका बैक्टीरिया और फंजाई है तो वो क्या बनाएगा, इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर जी, अल्कोहल के अंदर। ठीक है जी। या फिर अगर इसमें कोई एनिमल होगा तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये आपका प्रोसेस है। मैं ज़रा इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे दिस इज़ योर पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये आपका पायरुवेट है, ये CH3 है, ये COO बॉन्ड है और ये C यहाँ पे COOH था, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो ये पायरुवेट बन गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, यहाँ से क्या होगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हट गया और यहाँ पे क्या बन गया जी, एसिटाइल अल्डिहाइड बन गया। ठीक है जी। अब ये एसिटाइल अल्डिहाइड जो है, इसके बाद एक और जो आपका एंजाइम होगा जिसको हम कहेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल के अंदर। ठीक है जी, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं NADH जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर, यानी NAD जो है वो एक प्रोटॉन या एक H इसको दे देगा और इस तरह यानी जो पायरुवेट है वो एसिटाइल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटाइल अल्डिहाइड फिर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है जी। तो ये एक रिएक्शन मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से एक दूसरा जो रिएक्शन है वो लैक्टिक एसिड का भी है, जो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। ये पायरुविक एसिड है। ठीक है जी। पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर और लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये जो सारा जो प्रोसेस होगा, ये आपके साइटोसोल के अंदर होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।